हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज के अंदर चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के जो 4 पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आज की क्लास में इसका हम 5वां पार्ट डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर हम लोग कई चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफी हेल्पफुल आपके लिए रहेगा ये लेक्चर। अगर इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप चैनल पे जाइए। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर हमने सीक्वेंसिंग से सीरियल से आपको सारे लेक्चर्स हमने वहां पर अरेंज कर रखे हैं। वो सारे पुराने लेक्चर्स आप देखिए ताकि आपका जो कंसेप्ट बिल्डिंग है और बेहतर तरीके से हो जाए। आपसे एक फेवर है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास के अंदर हम आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमारे देश का जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो क्या है, उस पर हम आपके साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करते हैं, उनकी बात करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारे देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या था। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जब देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद हमारे देश का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या हुआ, यानी आजाद होते समय और आजाद होने के बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या था। 1991 के अंदर एक क्राइसिस आया था, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन से आए थे, कौन से रिफॉर्म मेजर्स हुए थे, उसमें क्या क्या बड़े स्टेप लिए गए जिनसे चीजों को सुधारने की कोशिश की गई। तो ये लेक्चर दो लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके सिलेबस में है, तो चूंकि पढ़ना आपको जरूरी है क्योंकि एग्जाम में आपको अच्छे नंबर लेने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो एक अपने देश की इकोनॉमी के बारे में एक अच्छी से नॉलेज, एक अच्छी सी समझ डेवलप होगी, जो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बेसिकली आपका ये टॉपिक है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और चेंजिंग सिनेरियो ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बेसिकली पूरा कह सकते हैं कि एक कंसेप्ट है जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का कैसे हमारे बिजनेस का रिलेशन है, थोड़ा सा उसका एक हल्का सा एक ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे लेंगे। देन उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करेंगे। देन उसके बाद आगे हम लोग इस लेक्चर को और आगे कैरी करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में कहा गया, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स दैट हैव एन इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन बिजनेस एक्टिविटीज। यानी वो सारे के सारे इकोनॉमिक फैक्टर जो हमारे कह सकते हैं कि हमारे बिजनेस एक्टिविटीज पर इंपैक्ट डालते हैं, उसे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट बोलते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप देखें इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, तो जैसे आपका इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, प्राइस लेवल हो गया, मनी सप्लाई हो गया, ये सारी जो चीजें हैं ये इकोनॉमी का एक हिस्सा है और आपके बिजनेस के ऊपर इनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है। तो कुल मिला के अगर ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस थ्रेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो जब भी कोई डिसीजन हम लेते हैं इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब है जितने भी इकोनॉमी के आपके पैरामीटर्स हैं जो आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं वो इसके अंदर कंसीडर किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है आपका स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी अभी आप किस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किस स्टेज में है। तो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री मींस फिजिकल फ्रेमवर्क ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे देश का फिजिकल फ्रेमवर्क क्या है और हमारा एनवायरनमेंट का फ्रेमवर्क क्या है, वो चीज आपकी बेसिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर शामिल की जाती है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हमारे देश का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है, हमारे यहाँ की किस तरह की इकोनॉमी है। अब आप जैसे कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपकी जिसको हम लोग बोलते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी चलती है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। तो इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमिक फिलहाल चलती है जहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों सेक्टर को बिजनेस की एक्टिविटीज करने के लिए परमिट किया गया है। हालांकि कुछ साल पहले ऐसा नहीं था, उसके बारे में अभी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो अभी करंट में जो मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और ये चीज 1991 के पहले नहीं थी। 1991 के पहले का जो स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था। जब हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो वहां पर ये देखते हैं कि अभी वर्तमान का जो सिनेरियो है वो क्या है, वर्तमान में क्या स्ट्रक्चर चल रहा है। नेक्स्ट आप देखें इकोनॉमिक प्लानिंग।
इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कि देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो प्लान सेट किए जाते हैं, प्लान सेट करने का मतलब क्या है कि सरकार की तरफ से क्या स्टेप लिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का यहाँ पर बेसिकली मतलब है गिव्स डायरेक्शन टू द चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। जैसे कि कौन से 5 ईयर प्लान है, एनुअल बजट कितने का बना है, किन किन सेक्टर्स को ज्यादा प्रायोरिटी में रखा गया है, किन किन सेक्टर्स को कम प्रायोरिटी में रखा गया है, ये भी इसके अंदर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें तो हमारे देश में जो सरकार के द्वारा जो बिजनेस डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी हो गई जो आरबीआई बनाती है, फिस्कल पॉलिसी जो कि फाइनेंस बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको डिजाइन किया जाता है। तो ये पॉलिसीज कैसी हैं, ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। इसके अलावा फ्लक्चुएशन एंड ट्रेंड इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि कौन कौन से हैं, देश का जो नेशनल इनकम है वो कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, ये सारी चीजें जो हैं ये भी इकोनॉमी का एक बड़ा कह सकते हैं पैरामीटर है, और ये सारी चीजें इकोनॉमिक को डिफाइन करने का काम करती हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है हमारे देश का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी तमाम चीजों को शामिल किया जाता है, जैसे कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, बैंकों का क्या सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था क्या है, कम्युनिकेशन का कैसा सिस्टम है, ठीक है। ये सारी चीजें भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, इकोनॉमिक सिस्टम का एक ये पार्ट है। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो हमारा जब देश आजाद हुआ था उस टाइम पे क्या था उसको जरा समझिएगा। अब चूंकि बहुत बड़ी चीज है ये, तो हम सब कुछ तो नहीं पढ़ेंगे, हम आपके सिलेबस के हिसाब से उसमें की जो मेन चीजें हैं जो एग्जाम में आपको अपने आंसर में डालनी है उनको हमने वहां से उठा के आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन रैपिडली चेंजिंग मेनली ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए, गवर्नमेंट पॉलिसी से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बहुत तेजी के साथ चेंज होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वतंत्रता के समय 1947 में हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम था, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस डे इंडियन इकोनॉमी वाज मोस्टली एग्रीकल्चर। हमारे देश की इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर थी। रूरल नेचर मतलब गांव में और ग्रामीण क्षेत्रों में बिलोंग करती थी। तकरीबन 85% की पॉपुलेशन जो थी वो गांव के अंदर ही मतलब रहती थी, वहीं पे ही अपना रोजगार एग्रीकल्चर वगैरह करके अपना रोजगार जो है वो करते थे। प्रोडक्टिविटी जो थी वो कैसी थी, लो थी। इनएफिशिएंट टेक्निक थी हमारे यहाँ प्रोडक्शन की, और जो भी हम लोग कह सकते हैं फार्मिंग करते थे, जो और भी रोजगार के काम करते थे, उन सभी की जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत ही ज्यादा लो थी। तो ये एक सबसे बड़ा इशू था। इसके अलावा हमारे देश में उस समय पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत ही बेकार हुआ करते थे, पब्लिक हेल्थ सिस्टम बहुत सारा खराब थे। तमाम सारी ऐसी बीमारियां हुआ करती थी जो होती थी, बहुत सारे लोगों को जान माल का नुकसान होता था, लेकिन पब्लिक हेल्थ बढ़िया न होने की वजह से बहुत दिक्कतें होती थी। इनफैंट मोरालिटी रेट जो होता था आपका, यानी बच्चों का जन्म जो होता था, उस समय उनकी जो मरने की संख्या थी वो उस समय बहुत ज्यादा थी, क्योंकि हमारे देश में हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था। ये हालात थे हमारे देश के इकोनॉमिक सिस्टम के देश आजाद होते समय। उसके बाद सिंस इंडिपेंडेंस डे अगर आप देखें, इंडिपेंडेंस क्या चीज आ गई, द गवर्नमेंट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग टू रिसीव द इकोनॉमी फॉर द डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रिटिश रूल्स। तो ब्रिटिश रूल्स वो जो ब्रिटिश रूल्स बेसिकली उस टाइम चल रहे थे उनको किस तरीके से मतलब चेंज करने का काम सरकार के द्वारा किया गया जब देश आजाद हो गया। क्योंकि सरकार जब ब्रिटिश की थी तो उनका पर्पस हमारे देश का डेवलपमेंट करना नहीं था, उनका पर्पस था हमारे देश के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना। तो जब देश आजाद हुआ तो उनके रूल्स को सरकार ने क्या किया, उनको चेंज करने की कोशिश की, देश को अलग तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश की गई। तो देखिए, इंडियाज डेवलपमेंट प्लान एम एट इनिशिएटिंग द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब देश आजाद हुआ तो पहली कोशिश की गई कि हमें रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। जो एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रेशियो, गरीबी रेशियो हो, जो बेरोजगारी का रेशियो है, उसे कम करना है, और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे क्या करना है, बढ़ाना है। तो ये कुछ बेसिकली पर्पज रखा गया। इसके अलावा वेल बिल्ड इंडस्ट्रियल बेस तैयार करना है, ताकि जो हमारे देश की हैवी और प्राइमरी इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ सके, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हो प्राप्त की जा सके। इसके अलावा हमारे देश की इकोनॉमी को सेल्फ रिलायंट और जो इनइक्वालिटी थी इनकम में, यानी गरीब और अमीर के बीच में जो बहुत बड़ा गैप था, आपको अगर बताएं तो पहले क्या होता था, राजाओं के पास इतना पैसा होता था कि राजाओं के घर में डेली 500-500 लोग खाना बनता था, उनके यहाँ डेली नाच गाना मुजरा होता था। और गरीब आदमी जो होते थे उसके पास 2 वक्त खाने भर के पैसे नहीं होते थे। तो अमीर और गरीब के बीच में गैप बहुत बड़ा होता था, उस गैप को कम करना भी सरकार का बेसिक पर्पस था। इसके अलावा जो सोशलिस्टिक पैटर्न था गवर्नमेंट का, यानी कि गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा रहे, और प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जो था देश आजाद होने के बाद कम कर दिया गया। उसके पीछे की वजह क्या थी
कि सरकार जो है वो ज्यादा से ज्यादा सोसाइटी का वेलफेयर करना चाहती थी, इसीलिए चीजों को सरकार ने अपने ही हाथ में रखा हुआ था। इसके अलावा इकोनॉमिक प्लानिंग में सरकार ने क्या किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपकी, ज्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने की, वो पब्लिक सेक्टर की थी। प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट जो था वो लगभग ना के बराबर था। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज वेर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। जो कंज्यूमर गुड्स थे सिर्फ उनको बनाने का काम दिया गया था बेसिकली प्राइवेट सेक्टर को, बाकी ज्यादातर सेक्टर जो थे वो गवर्नमेंट के हाथ में थे। नेक्स्ट अगर देखें तो मिक्स्ड इकोनॉमिक प्लान वाज अडॉप्टेड बाय गिविंग द मोर इंपॉर्टेंस टू द सोशलिस्टिक पैटर्न। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी तो लाई गई जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों लोग मिलकर काम करेंगे, लेकिन फिर भी ज्यादा जो प्रायोरिटीज दी गई वो किसको दी गई, गवर्नमेंट को। सोशलिस्टिक मतलब गवर्नमेंट को दिया गया, जिसमें गवर्नमेंट चीजों को अपने स्तर से काम कर रही थी। तो ये कुछ पैटर्न था जो देश आजाद होने के बाद सरकार के द्वारा इस्तेमाल किया गया। लेकिन 1991 के अंदर एक त्रासदी आई, एक कह सकते हैं क्राइसिस आया, जिसने क्या किया, इकोनॉमी को हिला के रख दिया। So government could not get a very positive effect by making a new economic policy। सरकार ने इकोनॉमिक पॉलिसी तो बनाई लेकिन उसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट रहा नहीं, बिकॉज मोर इंपॉर्टेंस ऑन पब्लिक सेक्टर। रीजन क्या था, सरकार ने पॉलिसी तो बनाई लेकिन उसमें पब्लिक सेक्टर को ज्यादा रख दिया, प्राइवेट सेक्टर पर क्या लगा दिए, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। तो आप सरकारी सिस्टम का हाल आज भी आप जानते हैं कि सरकारी चीजों की जो क्वालिटी है वो प्राइवेट से हमेशा पीछे रही, पहले भी पीछे थी, आज भी पीछे है बहुत सारे मामलों में। ठीक है, तो यानी कि प्राइवेट सेक्टर को पहले प्रायोरिटी कम दी गई, पब्लिक सेक्टर को प्रायोरिटी ज्यादा दी गई। इसका रिजल्ट क्या हो गया कि जो फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज क्राइसिस है 1990 के अंदर वो आया, तो हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई। अब उसके क्या क्या इंपैक्ट पड़े हैं, कुछ जो बेसिक चीजें हैं सिर्फ वो आपको समझनी है। इससे क्या हो गया कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो तकरीबन 7% जो है जीडीपी तक पहुंच गया, जो कि अपने आप में बहुत ही दयनीय सिचुएशन मानी जाती है। इसके अलावा हमारे देश के ऊपर जो इंटरनल डेब्ट था वो तकरीबन जीडीपी का 50% हो गया। देश में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव हो गया। वैल्यू ऑफ रूपी जो है डॉलर के कंपेयर में वो डे टू डे क्या हो गई, गिरना स्टार्ट हो गई, और ये करीब डिप्रिशिएट हो गई आपकी 26.7%। और इसके अलावा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, इसमें फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज रहती हैं, वो भी क्या हो गया, कम पड़ गया। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो भी नेगेटिव हो गया। इंडिया वाज अब बिकमिंग अ डिफॉल्टर। इससे क्या हो गया, एसबीआई और आरबीआई को जो बेसिकली कह सकते हैं जो उन्होंने अपने पास गोल्ड रखा हुआ था उसे इंटरनेशनल मार्केट में मतलब बेचना पड़ गया। ये स्थिति हमारे देश की हो गई। उसके तमाम सारे परिणाम ये हो गए कि हमारी स्थिति जो है वो क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस के बाद काफी डाउन पड़ गई। इसके अलावा इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट भी आपका 19.4% से गिर गया और एक्सपोर्ट भी आपका 26.7% से डिक्रीज हो गया। और इंडिया ने 6000 बिलियन यूएस डॉलर जो है वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लिया था ताकि इस क्राइसिस को मैनेज कर सके। तो जब इस क्राइसिस आया, ये समस्याएं हुई, इस क्राइसिस को मैनेज किया गया, तो मैनेज करने के लिए कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में से कुछ मेजर रिफॉर्म्स हैं जिन रिफॉर्म्स का यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करना जरूरी है, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अपने देश की कंट्री को इस सीरियस सिचुएशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ रिफॉर्म्स लिए, जिसमें से पहला रिफॉर्म क्या है, फिजिकल डेफिसिट वाज रिड्यूस्ड, द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन जुलाई 1991। फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए 1991 जुलाई के अंदर एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई। इसके अतिरिक्त कुछ और चीजों पर काम किए गए। वो कौन कौन सी चीजें हैं, एक हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी थी, यानी अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी वाज एस्टैब्लिश्ड विद द अमेंडमेंट ऑफ एमआरडीपी एक्ट। मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस करके एक एक्ट है जिसमें अमेंडमेंट किया गया और इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को क्या कर दिया गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया। इसका मतलब है कि अब प्राइवेट सेक्टर के लिए सारे दरवाजे खोल दिए गए। अब प्राइवेट सेक्टर भी पब्लिक सेक्टर के तरीके से काम कर सकता है। इसके अलावा जो फॉरेन इक्विटी होल्डर्स हैं जिनको 40 से लगा के 51% तक का शेयर ऑफर किया गया कि आप भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड एक स्टैब्लिश किया जिसमें विदेशी जो लेन देन होंगे उनको इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाएगा। इसके अलावा इंडियन डेवलपमेंट बॉन्ड स्कीम, जो कि विदेशों से फंड, आईएमएफ से फंड लेने के लिए एक इंडियन डेवलपमेंट बॉन्ड स्कीम बनाई गई। ठीक है, बाई बैक ऑफ गोल्ड, मतलब जो गोल्ड है उसका बाई बैक किया गया, जो कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान के पास उसको मतलब सेल किया गया। नेक्स्ट अगर आप देखा जाए, मेजर वेयर लेड टू कंट्रोल द इंपोर्ट। इंपोर्ट को क्या किया गया, कंट्रोल किया। एक्सपोर्ट को इनकरेज किया गया कि भैया इंपोर्ट अब हम कम मंगवाएंगे
और एक्सपोर्ट बाहर ज्यादा करेंगे। ये बेसिकली एक मेजर इसके अंदर लिया गया। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिबराइजेशन, जो आपका एक्सचेंज रेट लिबराइजेशन सिस्टम है, इसको भी क्या किया गया, इसी के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया गया। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लाइसेंसिंग हो रही थी कैपिटल गुड्स पे, उसको क्या किया इन्होंने, खत्म कर दिया और एक्सपोर्ट ड्यूटी को क्या किया, एबॉलिश कर दिया। तो ये बेसिकली आपका कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स आपका रिफॉर्म्स है उससे संबंधित कुछ चीजें थी। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी इसके अंदर कंसीडर नहीं की गई, जिसको हम बोलते हैं एलपीजी, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये चूंकि एक बड़ा कंसेप्ट है, इसी लेक्चर के अंदर कंसीडर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उससे कुछ चीजें बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाती, इसीलिए उसको यहाँ नहीं शामिल किया गया। तो एलपीजी का जो कंसेप्ट है उसको हम अलग से डिटेल के साथ इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स के वीडियोस आपको प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।